वेल भारत की प्रेजेंस डावोस 2023 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग दिख रही है और भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। 4 मिनिस्ट्रीज यहाँ पर, 4 बड़े मंत्री यहाँ पर आए हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं अबाउट हाउ दे कैन कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। और उसकी खास वजह है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर अब लोगों को ज़्यादा भरोसा है। वेल इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर डावोस में मौजूद है सेक्रेटरी DPIIT अनुराग जैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो बधाई सर। मैं जब से लोगों से बात कर रही हूँ सबने एक ज़रूर ये बात कही है और ये फॉरेन कंपनीज भी हैं और इंडियन कंपनीज भी हैं कि पॉलिसी स्टेबिलिटी जो एक उनको एक भरोसा अब आ रहा है वो मिल रहा है और कंसल्टेटिव अप्रोच ने बहुत हद तक उनके सॉल्यूशंस दिए हैं। तो एक तो ये सर आपको क्रेडिट जाता है, आपके मिनिस्ट्रीज को क्रेडिट जाता है कि ये आइन आउट इश्यूज हो रहे हैं और कंसल्टेटिव अप्रोच है। लेकिन आपका अपना अनुभव अब तक का कैसा रहा सर, जैसे आप बात कर रहे हैं और ये अच्छी बातों के अलावा जो कंसर्न्स हैं हम उस पर भी आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या वाकई इंडिया इज़ कमिंग आउट एज अ प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन इन द वे इट शुड? आप खुश हैं या इससे और बेहतर कर सकते हैं? जो आपने खुद बोला कि पूरी दुनिया इस समय इंडिया की तरफ एक आशा और विश्वास के साथ देख रही है। आप IMF की बात करो, वर्ल्ड बैंक की बात करो, कोई कहता है कि अमंग द ग्लूम इट्स द ब्राइटेस्ट स्पॉट, कोई कहता है शाइनिंग ब्राइट स्टार इन द डार्क क्लाउड्स। क्यों हो रहा है? पिछले दिनों में जो भी दुनिया में चीज़ें बदली हैं और जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को कंडक्ट किया है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, जिसको कहा जाता है ट्रस्ट, विश्वास, वो सबका इंडिया की तरफ बढ़ा है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उसके साथ हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, तो लोगों को भरोसा है। जैसा कि कुछ देशों में हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। कोई कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, उस व्यक्ति को उठा के हाइबरनेशन में जाना पड़ा। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, पर इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो टैलेंट है और ये जो टैलेंट है वो इसको ड्राइव कर रहा है। माइंडसेट चेंज हो चुका है। हमारे यंग बच्चे जॉब मांगने वाले से बदलकर अब स्टार्टअप अपना खुद की दुनिया चालू करना चाहते हैं। देश की थिंकिंग बिल्कुल साफ़ है, प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शंस बिल्कुल साफ़ हैं कि अब हमारे डिपार्टमेंटल साइलोस को काफ़ी हद तक तोड़ा जा चुका है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, जैसा आपने कहा कि एक कंसल्टेटिव अप्रोच है। माइंडसेट ब्यूरोक्रेसी का बदला है। अब हमारे को बिजनेस से एंगेज करने में कोई डर नहीं लगता। हम लोग बिल्कुल बुलाते हैं स्टेक होल्डर और ट्रांसपेरेंटली उनसे बात करते हैं, जो इश्यूज होते हैं तो सॉल्व करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत प्रगति की है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। तो ये सारे कारणों की वजह से और जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए उनको देखते हुए अब हर आदमी इंडिया की तरफ देख रहा है। बिल्कुल सर। तो ये तो बात क्लियर है कि इंडिया यहाँ पर एक शाइनिंग ब्राइट स्टार जैसे आपने कहा है। अब अगर बात करें FDIs की और जिस तरह से प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली ऑन ग्राउंड आ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि FDI पिछले सालों में बहुत अच्छे नंबर्स हमने देखे हैं और बढ़ते हुए नज़र आ रही है। पर क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा? कौन से सेक्टर्स हैं सर जहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा है भरोसा लोगों का बढ़ रहा है और इंडिया अपने आप को कहाँ पोजीशन कर रही है, कैसे पोजीशन कर रही है, किन सेक्टर्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग और चैंपियन बताना चाह रही है? इंडिया, आपने सुना होगा कि हम लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की स्कीम शुरू की, 14 सेक्टर में शुरू की थी। वो 14 सेक्टर हमारे हिसाब से, हमारी रिसर्च के हिसाब से, जो सरकार ने रिसर्च की, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की है, वो सभी सेक्टर ऐसे हैं जो दुनिया में ग्लोबल स्टेज पे वो कंपनी हमारी बड़ी होके दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ जा सकते हैं, या फिर वो आत्मनिर्भर भारत के स्ट्रेटेजी के तहत, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक कारणों से, या वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो इन पैरामीटर्स के आधार पर वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे। पर ये नहीं है कि वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए तो काम खत्म हो गया। नए नए सेक्टर्स और आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, एक्चुअल में उस 14 सेक्टर्स के बाद डिज़ाइन लेड इनोवेशन के लिए एक स्कीम बजट में घोषित हुई थी। सेमिकॉन इंडिया का प्रोग्राम पूरा $10 बिलियन का
एक घोषित हुआ, वो काम चालू हो चुका है। हाइड्रोजन मिशन 20,000 करोड़ की एक स्कीम नहीं चालू हुई। तो जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हम देश की सरकार लगातार ध्यान रख रही है कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, किस प्रकार के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जब हम विज़न की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। ये दुनिया अब आज सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है। इंडिया सस्टेनेबिलिटी में बिल्कुल टॉप लेवल पे है। इंडिया ने जब वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स की बात करते हैं तो टॉप 5 देशों में इंडिया का नाम है, जिसमें कोई भी दूसरी लार्ज इकोनॉमी नहीं है, कोई भी G20 का दूसरा नेशन टॉप 5 में नहीं है। वो क्या दिखाता है कि इंडिया ने जो अपना डेवलपमेंट का पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये पाथ दूसरे दुनिया की जो डेवलपमेंट हुई उससे काफ़ी अलग है। हम सस्टेनेबिलिटी को मेन स्ट्रीम करके चल रहे हैं। इस वजह से हमारे जो नेशनल कमिटेड टारगेट थे इंटरनेशनल फोरम पे, वो हमने 9 साल पहले पूरे कर लिए और अब 2030 के लिए हमने एक नया अग्रेसिव टारगेट तय किया है और वो भी होगा पूरा। नए सेक्टर्स जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं सर, जो ये तो अनाउंस हुए, कौन से और सेक्टर्स जो प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं? और ये एक आपने अच्छी डायरेक्शन दी है, लोगों का एक तरह से इसमें विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा है कि आप और सेक्टर्स में भी यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर देंगे PLIs। इसी तरह से SLI सर, सर्विस लिंक्ड इंसेंटिव पर भी अब इंडस्ट्री एक बात कह रही है, आपके पास ज़रूर ऐसी बातें आती हैं, तो क्या सोच है वहाँ पर कुछ एक्सपेंशन हो पाएगा? किसी भी चीज़ को एग्जामिन किए बिना वन कैन नॉट मेक अ कमेंट। सर्विस लिंक्ड इंसेंटिव, मुझे लगता है इंडिया ऑलरेडी सर्विस में ग्लोबल लीडर है। सर्विस लिंक्ड इंसेंटिव में सबसे इम्पोर्टेंट इंसेंटिव हम क्यों देते हैं? हम इंसेंटिव इसलिए देते हैं कि जब हम द वे वी लुक एट ए सेक्टर, कि यदि हमारे देश की कंपनी को ग्लोबल चैंपियन बनना है तो वेयर आर द डिसेबिलिटी फैक्टर्स। आज हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होने की वजह से इन्हें कितने नुकसान है दुनिया के कंपटीशन में, या कितनी डिसेबिलिटी है। यदि 12% 15% डिसेबिलिटी है, हमारी कंपनी महंगी पड़ रही है, तो हम उसको 8-9% की सहायता देते हैं शुरुआत में। जी सर। और वो चूँकि WTO रिजीम हम केवल एक्सपोर्ट के लिए नहीं कर सकते, हम पूरे देश के प्रोडक्शन के लिए देते हैं। जब इकोनॉमीज ऑफ बाकी एफिशिएंसी वो कंपनी शुरू करती है, 3-4-5 साल में कंपनी की एफिशिएंसी जब बड़ी हो जाती है तो वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, बट सर्विस में तो इंडिया वैसे ही बेस्ट है।